पुराने जो चीज़ें आपने पढ़ा है टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी और करनी ही चाहिए। करंट अफेयर्स निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि इस बार के पेपर में डिसाइडिंग फैक्टर होगा, विश्व स्तर पे भी और भारत के स्तर पर भी। इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। ई ऑप्शन में कन्फ्यूजन मेरे अनुसार एक ही परिस्थिति में पैदा होगा जब लैक ऑफ रिवीजन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। BPSC 67वीं पुनर्परीक्षा में 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिनों में तैयारी कैसी होनी चाहिए, और आपको बता दें कि ये परीक्षा जो है काफ़ी डिसाइडिंग है, इसलिए क्योंकि परीक्षा में जो है पहली बार क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, कैंसिल किया गया, नए अध्यक्ष हैं, BPSC चेंज कर रही है हर एक चीज़, तो हो सकता है कि प्रश्न में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ हो। तो अंतिम 10 दिन है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ हैं मेधा IAS के रजनीश सर, इनसे बात करेंगे। सर, अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं, क्या फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर अभी मेनली? सबसे पहले तो NBC 24 के जितनी भी टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने हमको मौका दिया विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए। अब BPSC 67 जो है शुरू से ही काफ़ी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है। अब मात्र 10 दिन का समय बचा है और विद्यार्थियों को अब क्या करना चाहिए, इसमें जो प्रश्न है उसका यही मेरे तरफ से विद्यार्थियों को गाइड रहेगा कि एक तो नए चीज़ों को पढ़ना आप कंप्लीटली बंद ही कर दें। अब करंट अफेयर्स और बिहार, ये दो चीज़ों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करिए। पुराने जो चीज़ें आपने पढ़ा है टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी और करनी ही चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि इस बार के पेपर में डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और अब एक और प्रश्न आएगा कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें, है ना। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि करंट अफेयर्स आप 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीटली पढ़ के जाएं। इस बार के जो ये पुनर्परीक्षा की जो स्थिति है उसमें मेरा मानना है कि आप जनवरी 2021 से और अभी तक का करंट अफेयर्स आप कवर करके जाएं। उसमें जैसे बजट और सर्वे की बात आएगी, है ना, तो मेरा स्पष्ट बच्चों से कहना होगा कि बजट नया वाला और सर्वे भी नया वाला ही पढ़ के जाएं, है ना। पुराने वाले बजट और सर्वे से प्रश्न आने की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है। इसलिए बाकी और भी जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, जैसे प्रमुख जो ऑपरेशन वगैरह चले होंगे उसको देख लेना, जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं उसको देख लेना, जो खेल कूद है BPSC का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो खेल कूद, है ना, और उससे प्रश्न आता ही रहता है BPSC में, उसको भी देख लेना। और खेल कूद में जैसे राष्ट्रमंडल वो भी देख के जाना, है ना, ओलंपिक पैरालंपिक इसको देख के जाना, है ना। इसके अतिरिक्त जो और जैसे निधन हुआ है ना, इस साल में कुछ महत्वपूर्ण निधन भी है। जैसे फरवरी में लता मंगेशकर का निधन हुआ, बिरजू महाराज का निधन हुआ, है ना। तो लता मंगेशकर का निधन हुआ तो लता मंगेशकर में उनको कब कौन पुरस्कार मिला ये देख के जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे उनको पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न मिला, ये देख के जाना इम्पोर्टेंट रहेगा, उसमें सहज हो सकते हैं विद्यार्थी। साथ साथ दिवस देख लेना। दिवस तो खासकर मुझे लगता है कि जनवरी 2021 से लेके और अब तक के जो दिवस रहे हैं उस दिवस के साथ उसका थीम जरूर देख लेना। ये अगर आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक मदद ये परीक्षा में मिलेगी। सर, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, हिस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो उसमें बिहार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार के हिस्ट्री से। 10 दिन बचा हुआ है, वैसे लोग जो अभी अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे थे या फिर वैसे लोग का भी संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि नौकरी में है और एकाएक अपने 10-15 दिन में तैयारी करते हैं, उनको कौन कौन सा टॉपिक आप बोलेंगे जिसको एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह एकदम उपयोग किया जाए?
देखिए जैसे इतिहास है तो इतिहास में मैं कहूँगा जैसे आप एंशियंट उठाते हैं तो एंशियंट में अगर आप पूरा एंशियंट पढ़ लेते हैं तो बिहार वाला भी एंशियंट कवर हो जाता है, उसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंशियंट में भी कौन कौन टॉपिक पढ़ें तो मेरा स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी के लिए आप वैदिक और संगम छांट दें, है ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लें, बौद्ध जैन तो एकदम इम्पोर्टेंट ही है, एक टॉपिक वहाँ, एक क्वेश्चन तो वहाँ से आना ही आना है, नहीं आने का गुंजाइश ही नहीं है। गुप्त पढ़ रहे हैं तो गुप्त में विभिन्न शासक, उन शासकों ने कौन उपाधि ली है ये इम्पोर्टेंट है। उस गुप्त काल में जो विभिन्न मंदिर कला का निर्माण, विभिन्न जगहों पे जो मंदिर बने हुए हैं जैसे नचना कुठार का मंदिर, है ना, इस तरह के चीज़ों को आप जरूर देख लें। मौर्योत्तर काल में विभिन्न वंश और उसके संस्थापक, ये बड़े गौर से देख लें तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक सहूलियत हो जाएगी। अगर आप मॉडर्न इंडिया की बात करें जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं तो आप अभी वर्तमान समय में 1905 से लेके और 1947 तक के चीज़ों को रिवाइज करें, उसके पहले के चीज़ों को छोड़ दें, है ना। हाँ, थोड़ा सा 1857 देखना जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है तो वो मुझे लगता है कि वो जनरल सबसे हो जाता है, वो कोई बड़ा ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। तो 1905 से 1947 तक के चीज़ों को रिवाइज करें। सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में वो किताब और उसके लेखक, पत्र पत्रिकाएं और उसके लेखक, और तमाम भारत के क्षेत्रों में जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं जैसे झारखंड में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, इन सब चीज़ों को एक बार उसके नेता के साथ देख लें, है ना, तो मुझे लगता है वो वहाँ बहुत सहायता मिल जाएगी विद्यार्थियों को। सर सभी विषय पर हम जाते हैं कि अभी अगर आप स्टूडेंट रहते, अगर आपको अभी देना रहता पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में किन किन टॉपिकों को बोलेंगे जो 10 दिनों में अच्छे से हो भी जाए और ज़्यादा क्वेश्चन भी उससे पूछे जाता है? देखिए जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में एक सौरमंडल कर लेना जरूरी है, सौरमंडल कर लें, जलधाराएं कर लें, है ना, जल संधियाँ कर लें, विभिन्न पर्वत कर लें, है ना, पठार कर लें, भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश जो विभिन्न बंटवारा है भारत का वो एक बार देख लें, विभिन्न फसल, है ना, और उन फसलों में कौन राज्य का सबसे उत्पादन और भंडारण वगैरह में फसल और खनिज ये दोनों को साथ में रखते हुए विश्व स्तर पे भी और भारत के स्तर पर भी इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। उसी तरह से जैसे आपका साइंस है ना, तो साइंस में किसको देखें और किसको छोड़ें। तो पहले एक ट्रेंड था कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा देखना है, लेकिन 67वीं की जो परीक्षा हुई विगत 8 मई को उसने इस पर झटका दिया है ना। इसलिए मुझे लगता है कि फिजिक्स के कुछ चैप्टर जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे दिखता है ना, हर बार इसे 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो रहते ही रहते हैं, है ना। तो यूनिट एंड मेजरमेंट देख लें, चालकता देख लें, है ना, सदिश और अदिश राशियाँ जो होती हैं उसको एक बार देख लें, उष्मा टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं उसको देख लें, और बायोलॉजी में विटामिन, ब्लड, विभिन्न जो तंत्र हैं जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हुआ, रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, ये सबको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। विद्यार्थी इसको पहले से किए जरूर होंगे लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लें। अब एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर साइंस के ट्रेंड को आप देखिए तो एक भी क्वेश्चन मैं नहीं देखता हूँ कि घटना चक्र से बाहर पूछता है। घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पूर्वावलोकन आता है मैं नहीं देखता हूँ कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आता है। तो इस बार भी वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और अंतिम समय के लिए आप घटना चक्र को ही आधार बनाएं। ये हमेशा कहा था बीपीएससी में कि पिछले 5 साल 10 सालों का क्वेश्चन वो भी देखना जरूरी है कि अभी 10 दिन बचा हुआ है, अगर देख सकता है कोई तो देखेगा क्या? जरूर, हम 5-10 साल वाला बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन विगत जो परीक्षाएं हुई हैं बीपीएससी की या और भी स्टेट पीसीएस की, है ना, जैसे यूपी पीसीएस का हुआ है, बीपीएससी ने भी 67वीं खुद 8 मई को हुआ है, ये भी पेपर देख लें। कला और संस्कृति पदाधिकारी का एक परीक्षा हुआ था उसको भी देख लें, सीडीपीओ का हुआ था उसको भी देख लें, और इधर अभी हाल ही में AAO की भी एक परीक्षा हुई है। इतने पेपर को रिवाइज करें, मुझे लगता है कि 7 से 8 नंबर में की वृद्धि हो जाएगी। सर एक और चीज़ है कि एग्जामिनेशन के समय में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ई ऑप्शन को लेकर, तो ई को किस तरह हैंडल किया जाए उसको ज़रा आप बताते हैं सर, क्योंकि पढ़ाई में बहुत सारा ये होता है कि लोग ध्यान से नहीं देख पाता है या क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कन्फ्यूजन में हो जाता है कि इसका कौन कौन होगा,
उसके लिए क्या उपाय है सर? देखिए, ई ऑप्शन में कन्फ्यूज़न मेरे अनुसार एक ही परिस्थिति में पैदा होगा जब लैक ऑफ रिवीजन होगा। रिवीजन की अगर कमी होगी तो ई ऑप्शन प्रॉब्लम खड़ा करेगा, और यदि आपका रिवीजन बहुत अच्छा है तो ई ऑप्शन मेरे नज़र में कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम वो नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, कन्फ्यूजन जब होगा तभी ई ऑप्शन पे दिक्कतें आएंगी। जब ऑप्शन क्लियर है हमारे सामने तो फिर कहाँ से दिक्कत आने वाली है, कोई समस्या ही पैदा नहीं होता है। तो अच्छा, अब विद्यार्थी एक सवाल उठा सकते हैं कि सर कन्फ्यूजन तो हो ही सकता है, कन्फ्यूजन तो होगा ही, है ना, सीधे बिल्कुल होगा ही, अटेम्प्ट करेंगे ही। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि इधर 10 दिन के समय में विद्यार्थी इस चक्कर में नहीं पड़े कि हमें कितना याद हो रहा है और हम कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं, है ना। मैं समझता हूँ कि ये विद्यार्थी ये करें कि कितना ज़्यादा बार मटेरियल और क्वेश्चन उनके सामने से गुजर जा रहा है। क्योंकि एक बात विद्यार्थी जरूर ध्यान में रखें कि वहाँ कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, वहाँ ऑप्शन आना है। अगर कोई चीज़ अभी वर्तमान में, मान लीजिए कि विद्यार्थी से कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कि गांधी भारत कब आए, हो सकता है वो 9 जनवरी 1915 उसको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा हो, है ना, लेकिन ऑप्शन आएगा तो वो जरूर वो लगा लेगा, है ना। इसलिए मैं यही विद्यार्थी को सलाह दूंगा कि इस 10 दिन में जितना अधिक से अधिक हो सके घटना चक्र के क्वेश्चन को, और जो भी वो नोट्स का आधार बनाए होंगे, जो कोई भी नोट्स वो पढ़े होंगे, है ना, उस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने नज़र के सामने से दोहरा लें। जरूर 30 सितंबर उनके लिए बेहतर रहेगा। सर एक और चीज़ है, सेट प्रैक्टिस भी बहुत लोग किए हैं, और कितना लोग हैं जो एग्जामिनेशन के अंतिम समय में करते हैं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस समय फटाफट रहेगा, रंग पाएंगे। सेट प्रैक्टिस करना अब सही है या नहीं है, करना है तो कितना करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है? सेट प्रैक्टिस का समय अब ख़त्म हो गया है। ये सेट प्रैक्टिस जो है वो 1 महीना पहले का चीज़ है ना, जब आप पूरा अभ्यास कर रहे होते हैं उस समय की चीज़ है ना। ये 10 दिन सेट प्रैक्टिस कन्फ्यूजन पैदा करेगा। एग्ज़ाम में केवल जानकारी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आत्मविश्वास भी इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई बहुत सेट कोई विद्यार्थी बना रहा है और उसका नंबर जो है वो कम आने लगा, तो स्वाभाविक बात है इस 10 दिन में उसका कॉन्फिडेंस जो है वो 10 दिन में हिल जाएगा, गिर जाएगा। और कॉन्फिडेंस जब नीचे आ जाएगा तो मेरा मानना है कि विद्यार्थी की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, है ना। इसलिए इस 10 दिन में मैं किसी भी प्रकार के सेट प्रैक्टिस की सलाह नहीं दूंगा, और मैं स्पष्ट विद्यार्थियों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बार और अधिक से अधिक समय आप केवल अपने मटेरियल और अपने घटना चक्र के क्वेश्चन पे ध्यान लगाएं। और उसमें भी घटना चक्र पे भी मैं कहूँगा कि आप उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह पहले से पढ़े होंगे, अब उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिक से अधिक बार क्वेश्चन को अपने सामने से दोहराइए, है ना, दिमाग पर। जितना बार उसका छाप आपके दिमाग पे बनता जाएगा, तय मानिए 30 सितंबर को आपको वही सहायता करेगा। बाकी कुछ भी वहाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब पेपर सामने आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से गायब हो जाती हैं, वो दिमाग से आउट हो जाती हैं, वो आता ही नहीं है और ऐसा लगता है कि दिमाग शून्य हो गया। तो वही चीज़ ध्यान में आएगा, जितना बार इस पटल पे वो उसका फिगर बना रहेगा वही उस समय हेल्प करेगा। ये जो एग्ज़ाम दिया होगा, जो और भी विद्यार्थी एक्सपीरियंस्ड होंगे ही, जो लोग दिए होंगे, आप भी इसमें शामिल रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को समझते होंगे कि पेपर आते ही लगता है कि शून्य हो गया, ख़त्म, है ना। तो इसलिए वो अधिक से अधिक बार विद्यार्थी अपने चीज़ों को अभी अपने पटल से दोहराएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कहा जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है हाई वोल्टेज जोन होता है, और जितनी जो मजबूत चीज़ होती है वही टिक पाता है वहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, सेट प्रैक्टिस के चक्कर में ना रहें। और सर ने बताया कि किन किन चैप्टरों के किन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखना है, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो हम आशा करेंगे कि सर का दिया हुआ टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और 30 सितंबर आपके जीवन का यादगार दिन होगा जब आप पहला फेज़, सबसे महत्वपूर्ण फेज़ के लिए अच्छे से एग्ज़ाम दे देंगे। तो शुभकामनाएं हैं आपको, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।